फिर हमारे पास हमारे अंदर जो है ना कुछ मिनरल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट जो है वो उनकी पर डे लेस देन 100 मिलीग्राम है, जिसके अंदर आपका आयरन आता है, कॉपर, कोबाल्ट वगैरह ये आते हैं। तो सो यू हैव योर मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स कौन से वाले? आपकी ये सोडियम क्लोराइड, फॉस्फेट वगैरह, और आपके माइक्रो मिनरल्स, मिनरल्स या ट्रेस एलिमेंट्स। अब बात ये है ना कि ये इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल कि ये 100 ज्यादा, जिनके जो हम ज्यादा खाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं। ये जो माइक्रो मिनरल्स हैं इनके बगैर भी हम जिंदा नहीं रह सकते। So our life and our normal physiological and metabolic processes are not possible either without this or without this. तो इन दोनों की अहमियत बराबर है। इनको आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये 100 मिलीग्राम से कम है तो ये अनइम्पोर्टेंट है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उसके अलावा वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट निकल, ठीक है जी। और जिस चीज़ के हमने बिल्कुल बात नहीं करनी, विच आर टॉक्सिक फॉर द बॉडी, ये आपको अच्छी तरह पता है कि मर्करी है, आर्सेनिक है, एंड सो ऑन, एंड दे आर वेरी टॉक्सिक फॉर द बॉडी एंड दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो कीपिंग दिस इन माइंड वी कम टू कैल्शियम। सबसे पहले आपने इवन आम जुबान में हर बंदे से पूछा होगा तो वो सुना होगा कहते हुए कि जी आप दूध पिया करें तो आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, दूध पिया करें आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। तो इसका एक ही मतलब है जो कहना चाहते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीवन नोज कि दूध के अंदर कैल्शियम होता है, और कैल्शियम जो है वो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, नंबर वन बात, ठीक है। तो वी विल सी द कैल्शियम, इट्स अब्जॉर्प्शन, इट्स फंक्शंस, ठीक है जी। उसके बाद इसकी होम्योस्टेसिस और इसकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ का है कैल्शियम आपकी बॉडी। फंक्शंस के अंदर हमने सिर्फ उसको हाईलाइट करना है, हमने फंक्शंस की डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि ये आपकी जगह जगह पे आएगा, फिजियोलॉजी में भी और बायोकेमिस्ट्री में। एंड वी ऑल नो वेरी वेल कि आपकी बोन्स और टीथ की जो कैल्सिफिकेशन होती है उसके अंदर मेजर फंक्शन जो है वो आपकी कैल्शियम है। मसल कंट्रैक्शन के अंदर भी है, ब्लड कोएगुलेशन के अंदर आपने कैल्शियम का रोल देखा हुआ है। सेकेंड मैसेंजर ये आपने जी प्रोटीन्स के अंदर एक आपका तो प्रोटीन्स और साइक्लिक एएमपी है, दूसरा आपका कैल्शियम है। फिर उसके बाद डू नॉट फॉरगेट न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, कैल्शियम एज को फैक्टर ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है जी, और एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स, ठीक है जी। सो वी हैव मल्टीपल फंक्शंस ऑफ कैल्शियम, वेदर दे आर स्ट्रक्चरल, वेदर दे आर फंक्शनल लाइक फिजियोलॉजिकल, या ब्लड रेगुलेशन है, हार्मोन्स के अंदर है, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के अंदर है, एंड सो ऑन। So these are just the highlights of what calcium does in your body. You can see from here calcium का intake, calcium channel, synaptic vesicles, और इसके बाद you can see from here neurotransmitters and your postsynaptic vesicles. So how does calcium help in the release of these neurotransmitters from these synaptic vesicles? ये आपने nerve and muscle में भी पढ़ लिया। आपकी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट मिनरल कौन सा? कैल्शियम। कौन सा मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी? कैल्शियम। ये ज़हन में रखें। और सबसे ज्यादा मिकदार बाई वेट, वजन के हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर तकरीबन को 1.5-2 किलो जो है वो कैल्शियम का वजन है। आपकी बॉडी में 1.5-2 किलो, 1.25 किलो मीन्स 1700 मिलीग्राम जो है, 1700 ग्राम जो है, 1700 ग्राम्स इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी। और ये बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये कोई छोटी चीज नहीं है, इट्स वेरी बिग कॉन्सेंट्रेशन। कैल्शियम जो है, कैल्शियम वो 3-4 आपके टिश्यूज है जिसके दरमियान उसकी होमोस्टेसिस मेंटेन होती है। इंटेस्टाइन से वो अब्जॉर्ब होता है, ठीक है जी। रीनल से उसकी एक्सक्रीशन को कम किया जाता है, अब्जॉर्प्शन को ज्यादा किया जाता है। बोन में से कैल्शियम को या निकाला जाता है या कैल्शियम उसको वापस कर दिया जाता है। सो आपकी कैल्शियम की होमोस्टेसिस होगी, आपके जीआईटी और आपके बोन और आपके किडनी के दरमियान घूमती रहेगी। ये 3 आपके टिश्यूज हैं, इंटेस्टाइन नंबर 1, रीनल नंबर 2 एंड बोन। इनके इर्द गिर्द जो है आपका जो कैल्शियम है दैट इज गोइंग टू बी रिवॉल्विंग अराउंड, और इसी के दरमियान इसका जो है वो इंटरप्लेयर हो गया। अच्छा, नाउ वी कम टू, जैसे आपने पहले पढ़ा था कि व्हाट इज अ पॉजिटिव एंड व्हाट इज द नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस। इस तरह आपने पहले भी पढ़ा होगा कि आपने नाइट्रोजन का भी इस तरह देखा था। याद रखें फर्स्ट ईयर, जो कैल्शियम आपने अभी इस्तेमाल करना है ये खा लेना है, ये आपकी आने वाली जिंदगी में हेल्प करेगा। प्लीज बी वेरी केयरफुल।
अभी आपने 25 साल से पहले जितना भी कैल्शियम खा लिया, जितना भी दूध पी लिया, ये आपके बुढ़ापे में आपके काम आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होती हैं, बुढ़ापे में अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम की बहुत कम हो जाती है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू द वे इट शुड हेल्प यू। सो रिमेंबर, कैल्शियम इंटेक शुड बी सफिशिएंट इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। इसलिए आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं ना जी दूध पिए, और हर वक्त कहते हैं जी रोजाना दूध पीजिए, सोया करें या सुबह दूध पिया करें। द रीजन इज वेरी सिंपल। यही जो आपने बचपन से लेके 20-25 साल की एज तक जो आपने दूध पीना है या कैल्शियम खानी है, यही कैल्शियम आपके बुढ़ापे में काम आएगी। तो पॉजिटिव बैलेंस हम कब कहेंगे? जब आपके इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन जो है और जब उसकी यूजेज जो है वो ज्यादा है और उसकी एक्सक्रीशन कम है। जब वो बोन्स में ज्यादा डिपॉजिट होता है, जितना अब्जॉर्ब होगा बोन में डिपॉजिट हो जाएगा, और बाकी आपकी बॉडी से बहुत कम एक्सक्रीट होता है, तो पॉजिटिव कैल्शियम बैलेंस मीन्स कि आपका कैल्शियम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और नेगेटिव किसको कहेंगे? नेगेटिव जब कहेंगे कि आपकी जरूरत ज्यादा है, लाइक फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी या लैक्टेशन है, लेकिन आपको सप्लाई कम मिल रहा है। आपकी जरूरत ज्यादा है लेकिन आपको सप्लाई कम मिल रही है, ठीक है, और आपका कैल्शियम जो है वो हड्डियों से निकाला जा रहा है, तो दैट इज व्हाई दैट इज अ नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस। So if the requirement is more and the intake is less, and your body takes the calcium from the bones, तो ये ज़हन में रखें, फिर आपके जो हालात है वो ठीक नहीं है, फिर आपके हालात जो है वो सही नहीं है। So remember, just like nitrogen balance, इस तरह आपका कैल्शियम बैलेंस भी होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव when everything is good, you are growing, आपके अब्जॉर्प्शन हो रही है, इस्तेमाल हो रहा है कैल्शियम, हड्डियों में और बॉडी में ग्रो कर रहा है, दैट इज वेरी गुड। नेगेटिव व्हेन द इनपुट इज लेस बट द रिक्वायरमेंट इज मोर, और फिर आपकी बॉडी जो है हड्डियों से कैल्शियम को निकालेगी और वो जो चीज़ है वो ठीक। सिमिलरली कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिलेगा? ठीक है, हर बंदे को बार पता है, इवन जो आपके घर जो दूध देने आता है बंदा, वो भी आपको कहता है जी दूध जो है ये हमारा दूध खालिस है, ये अच्छा दूध है, ये बच्चों को पिलाया करो, उनकी हड्डियां मजबूत हो, राइट? तो मिल्क इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। सबसे पहली बात, काउज मिल्क कंटेन्स 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एज कंपेयर टू ह्यूमन मिल्क। तो जो काऊ का मिल्क है, इसीलिए काऊ मिल्क को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है कि अगर गाय का दूध मिल जाए तो दैट कंटेन्स लॉट्स ऑफ कैल्शियम एंड इट इज मोर बेनिफिशियल। लेकिन अगर साथ आप दूध के साथ अगर दही यूज करते हैं, चीज यूज करते हैं, तो दे ऑल्सो कंटेन गुड सोर्सेज। लेकिन जो आपके प्लांट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, व्हीट, राइस, पल्सेस, ये ज्यादा अच्छे सोर्सेज नहीं है, ये बस एवरेज सोर्सेज है, एवरेज। लेकिन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। सो वी हैव डेयरी प्रोडक्ट्स सबसे पहले, विच आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। आपको कितना कैल्शियम खाना चाहिए पर डे? ठीक है जी, बचपन में कहते हैं जी ज्यादा खाना चाहिए, हड्डियां बन रही होती हैं। जब प्यूबर्टी का वक्त आता है वो कहते हैं जी ग्रोथ होती है, उस वक्त भी कैल्शियम चाहिए होता है। तो कैल्शियम तो चाहिए आपको, आपकी जिंदगी के हर मरले में आपको कैल्शियम चाहिए। तो इनकी आपस में रिक्वायरमेंट को इतनी खास वो फर्क नहीं है। अगर बुढ़ापे में आपने 1200 खाना है, 1200 मिलीग्राम कैल्शियम का इनटेक करना है, तो बचपन में भी तो आपने 1300 मिलीग्राम खाया था। So recommended intakes are not very different from each other with respect to childhood या adolescence या old age। अच्छा, आपकी बॉडी में कैल्शियम कहाँ पे पड़ा है? Where is the calcium present in your body? देखिए जी, 99% is found in the bone। आपका टोटल कितना है? टोटल कैल्शियम है 1 किलोग्राम से 1.7 किलोग्राम। चलो जी, अब इसका आप खुद हिसाब लगा लो कि आपकी बॉडी का अडल्ट वेट कितना है। फर्ज करें आपके बॉडी का अडल्ट वेट जो है वो है 80 किलोग्राम, ठीक हो गया, 80 किलोग्राम। उसका 1% लगा लें, उसका 1% लगा लें, तो दैट इज गोइंग टू बी योर कैल्शियम। तो कैल्शियम आपकी बॉडी में 1000 ग्राम से लेकर 1700 ग्राम मीन्स 1 किलोग्राम से 1.7 किलोग्राम मौजूद है। और मजे की बात यह है कि इसमें से 99% इसमें से जो है दैट इज फाउंड इन द बोन।
आपको ऐसा कोई मिनरल नहीं मिलेगा कि जो 99% एक ही जगह मौजूद हो. यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट एक्सेप्ट योर कैल्शियम. बाकी 0.5% आपके प्लाज्मा और सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह इधर उधर होगा. तो योर प्लाज्मा कैल्शियम नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए? 9 to 11. कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 8.5 से 11 या 8.5 से 10.5. ठीक है, इवन दैट इज फाइन. अब आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है ये 9 और 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जिसकी आपने रेंज देखी है, इसका ये जो कैल्शियम है ये 3 किस्म में पाया जाता है. 3 टाइप्स आपके ब्लड के अंदर. एक आपका आयनाइज्ड है जो आपका Ca2+ है, हम इसको डिफ्यूजिबल भी कहते हैं. फिर आपका कॉम्प्लेक्स है विद एनायंस लाइक कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, सिट्रेट, ये भी डिफ्यूजिबल है. फिर आपका वो कैल्शियम है जो आपके एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के साथ है, प्रोटीन बाउंड. कौन सा कैल्शियम? वो कैल्शियम जो आपके एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के साथ है, दैट इज नॉन डिफ्यूज. आप इन तीनों को जमा करेंगे, तीनों को, तो आपका रेंज आएगा बिटवीन 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. रेंज आ जाएगा आपका नॉर्मल लेवल ऑफ प्लाज्मा 9 to 11. अगर आप स्प्लिट करेंगे तो एक हिस्सा ये है, एक ये, तीनों को ऐड करेंगे तो ये रेंज आपको मिल जाएगी. मिनिमम 9, मैक्सिमम 11. बात खत्म हो गई. अच्छा, आपका आयोनाइज्ड कैल्शियम कौन सा है? ऑब्वियसली Ca2+. आपको भी पता है इस चीज का, फिजियोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है. और 40% आपका जो टोटल कैल्शियम है उसमें से 40% आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है. और आप इसको डायलाइज कर सकते हैं. ये होता है तकरीबन 4 या 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान. और याद रखें, अगर ये 4 से कम हो जाएगा, लेट्स से बिलो 4.3, तो फिर टेक्निक स्टार्ट हो जाएगी, विच इज बेसिकली इनवॉलंटरी कंट्रैक्शंस ऑफ द मसल. दूसरा आपका है कॉम्प्लेक्स कैल्शियम, ये भी डिफ्यूजिबल है. इसके साथ फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, सिट्रेट के साथ, लेकिन ये इसकी क्वांटिटी कम होती है, 0.6 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम बस, कितना होता है. ये भी डिफ्यूजिबल है कॉम्प्लेक्स कैल्शियम. और आपका आयोनाइज्ड कैल्शियम ये भी डिफ्यूजिबल है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. लेकिन जो तीसरा है आपका प्रोटीन बाउंड, जो आपका एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के साथ है, दिस इज गोइंग टू रिमेन इन द ब्लड. दिस विल रिमेन इन द ब्लड और ये टिश्यूज में अंदर नहीं जाएगा. क्यों? आपकी जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो ब्लड के अंदर है, प्लाज्मा में है, ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द सेल्स. उनके साथ कैल्शियम भी बाउंड है. ठीक है, इसकी जो आपको मिलती है क्वांटिटी उतनी मिलती है जैसे पहले वाली थी, 4 और 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान. इसमें से कहा जाता है कि 3 मिलीग्राम जो है डेसीलीटर ऑफ कैल्शियम ये आपका एल्बुमिन के साथ बाउंड है और 1 मिलीग्राम जो है वो ग्लोबुलिन के साथ बाउंड है. इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोटीन बाउंड. तो आपका 4 to 5 प्रोटीन बाउंड होता है. ठीक है, 4 to 5 मिलीग्राम आपका आयोनाइज्ड होता है और लास्टली 0 to 1 आपका कॉम्प्लेक्स होता है. आप इन सारों को जमा करें, ये देखें, मिनिमम इसको जमा करें 4 प्लस 0.6 4.6 प्लस 4 8.6. ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन. मैक्सिमम जमा करें, ये देखें, ये हो गया 5. ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया 5. उसके बाद ये भी हो गया 5, 10, और ये हो गया 1, 11. तो आपके अपर और लोअर लिमिट का जो है रेंज वो आपको इन तीनों में से मिलते हैं, आयोनाइज्ड कैल्शियम, आपका कॉम्प्लेक्स कैल्शियम और आपका प्रोटीन बाउंड कैल्शियम. अच्छा जी, कैल्शियम की जितनी भी इंपॉर्टेंस है, आप कभी भी कैल्शियम को अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा. क्यों? क्योंकि अगर इसकी कमी है तो तब भी आपके लिए ठीक नहीं है, अगर इसकी ज्यादती है तब भी आपके लिए ठीक नहीं है. सो कैल्शियम डिफिशिएंसी इज आल्सो नॉट गुड, कैल्शियम एक्सेस इज आल्सो नॉट गुड. क्यों? कैल्शियम अगर कम होगा तो हम अभी डिस्कस करेंगे कि उसमें टेटनी होती है और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, आपकी नॉर्मल होम्योस्टेसिस खराब होती है. लेकिन डू नॉट फॉरगेट कि अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, इफ इट इज मोर, तो आपके टिश्यूज में जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा. आपने अक्सर सुना होगा, देखा भी होगा, ठीक है, कि ये
जो आपके वो एक्चुअली दफा हम कहते हैं जी इसको पथरी थी, यहाँ से पथरी निकाली, वहां से पथरी निकाली, ठीक है, इसके यूरिनरी ट्रैक्ट से पथरी निकाली, पित्ते में से पथरी निकाली। तो वो जो पथरियां होती हैं, मतलब कि आपके जो स्टोन्स होते हैं या कैलकुलाई जिसको कहते हैं, उसके अंदर कैल्शियम भी होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कैल्शियम की डेपोजिशन बढ़ जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर यू हैव लॉट्स ऑफ कैल्शियम, ठीक हो गया। तो याद रखें, एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में कहा जाता है कि आपका कैल्शियम जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे ज्यादा जब हो तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस में होता है, और जहां पे होना चाहिए हड्डियों के अंदर अगर वहां पे कम हो तो ये इसको हम कहते हैं कैल्शियम पैराडॉक्स। अच्छा, स्कार टिश्यू, ठीक है जी, कैल्सिफिकेशन ऑफ द टिश्यू, व्हाट डू यू मीन अदर देन बोन्स एंड टीथ, इसका मतलब है साइन ऑफ टिश्यू डैमेज एंड डेथ, साइन ऑफ टिश्यू डैमेज एंड डेथ, और ये कैल्शियम की एक्सेस की वजह से है। अच्छा, कैल्शियम कितना अब्जॉर्ब होता है, आप देखेंगे आपके कुछ मिनरल्स हैं जो 10% अब्जॉर्ब होते हैं, 5% अब्जॉर्ब होते हैं, कुछ मिनरल्स 80% अब्जॉर्ब होते हैं, कुछ मिनरल्स 40%, 30% एंड सो ऑन। तो ड्यूडेनम एंड फर्स्ट हाफ ऑफ जेजुनम में 40%, तकरीबन 40% कैल्शियम अब्जॉर्ब होता है, और 40% अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज इनकम्प्लीट। देखिए जी, इसीलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बड़ी बड़ी कैल्शियम की गोलियां लिख के देता है, ठीक है, 1 ग्राम कैल्शियम, 800 मिलीग्राम कैल्शियम एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि उसमें से 40% जो है, 40%, ठीक है, उसकी अब्जॉर्प्शन होगी, बाकी नहीं होगी। सो अब्जॉर्प्शन इज नॉट दैट वेरी गुड, लेकिन कुछ मिनरल से फिर भी बेहतर है, कुछ मिनरल से फिर भी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बेहतर है। कुछ मिनरल फॉर एग्जांपल आयरन जो है उसकी अब्जॉर्प्शन 5% तक भी होती है। अच्छा जी, कमिंग बैक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती है जीआईटी के अंदर, कैल बाइंडिंग, ठीक है जी, ये हेल्प करती है, ये कैल्शियम को बाइंड करती है और देर फिर उसके बाद रिमेंबर उसकी पैरासेलुलर डिफ्यूजन होती है। और कौन करता है, हु कॉजेज द अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, याद रखें हियर, आपकी आयरन की अब्जॉर्प्शन जो है दैट इज एनहांस्ड बाय विटामिन डी। आपने पढ़ लिया ना विटामिन डी, इसलिए याद रखें जब भी आप विटामिन डी पढ़ेंगे तो आपने साथ कैल्शियम पढ़ना है, उसके साथ आपने मैग्नीशियम पढ़ना है, उसके साथ आपने फॉस्फेट पढ़ना है। whenever you study your minerals तो आप ध्यान में रखें, study calcium and phosphate and magnesium and your vitamin D at the same time. That is very important. आपने इन चीजों को इकट्ठे टाइम पे पढ़ना है क्योंकि इन सारों के होम्योस्टेसिस फंक्शन और इनकी रेगुलेशन ओवरलैप करती है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। अगर विटामिन डी एडुकेट है तो कैल्शियम नॉर्मल अब्जॉर्ब होगा, विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम अब्जॉर्ब कम होगा। इसीलिए विटामिन डी के इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं, व्हाई, सो दैट कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन ठीक हो जाए। अगर बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी है तब भी अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। प्रेगनेंसी में भी ज्यादा होगी, मीनोपॉज में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। और याद रखें, ईस्ट्रोजन जब नहीं होता तो और मसलों के अलावा कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। इसीलिए फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स की हड्डियां जो है वो ज्यादा जल्दी कमजोर हो जाती हैं आफ्टर मीनोपॉज, व्हाई, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ईस्ट्रोजन। और फीमेल्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस इसीलिए ज्यादा होता है। अच्छा जी, कमिंग बैक, कैल्शियम एक्सक्रीशन यूरिन में, फीसिस में, स्वेट में निकल जाता है। अच्छा, व्हाट आर द फैक्टर्स, आपने कैल्शियम खा लिया, ठीक है, और आपकी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को कौन ज्यादा करेगा कौन कम करेगा, नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट। विटामिन डी आपने पढ़ा था, आपने पढ़ लिया, आपको अच्छी तरह पता है विटामिन डी जो आपका कैल्सिट्रियोल है ये आपकी जीआईडी पे काम करता है। कैल बाइंडिंग की जो है उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस अमाउंट को ज्यादा करेगा, ज्यादा कैल्शियम अब्जॉर्ब हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, पैराथायराइड हार्मोन डायरेक्टली जीआईडी पे काम नहीं करता, ध्यान में रखें, पैराथायराइड हार्मोन डायरेक्टली जीआईडी पे काम नहीं करता। वो क्या करता है कि वो किडनी के अंदर जो आपका 1 हाइड्रोक्सिलेज है जो आपके विटामिन डी को 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकल्सिफेरॉल में कन्वर्ट करता है, आपका पीटीएच
इस एंजाइम को स्टिमुलेट कर देता है। सो व्हाट डज पीटीएच डू? पीटीएच 1 हाइड्रोक्सिलेज इन द किडनी इसको स्टिमुलेट करेगा, विटामिन डी मैच्योर फॉर्म में आ जाएगा। तो विटामिन डी मैच्योर फॉर्म में आ जाएगा तो विटामिन डी जीआईटी में जाएगा, जाके कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को ज्यादा कर देगा। ठीक है जी, अल्लाह खैर सलाह। इंटेस्टाइनल पीएच याद रखें, minerals are always more favorably absorbed in the acidic medium, और अगर खुदा ना खास्ता अल्कलाइन मीडियम हो जाए तो absorption of minerals is decreased. This is a very important point. ठीक है, एसिडिक मीडियम में आपके मेजॉरिटी ऑफ मिनरल्स की absorption ज्यादा हो जाती है, सिर्फ कैल्शियम की नहीं होती, बाकियों की भी होती है। अच्छा जी, हम कहते हैं जी हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट जो होती है, आपकी जो अमाइनो एसिड्स होती है, दे क्रिएट अ सॉल्युबल मीडियम इन द जीआईटी, और जहां पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है जिस मीडियम के अंदर, वहां पे हमेशा मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लाइसिन आर्जिनिन, ये भी यही करती है। अमाइनो एसिड दे इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम, ये भी यही करती है। हाउ? प्रोटीन डाइट, your amino acids will always increase the solubility of calcium salts and they will also increase the solubility of other minerals. तो आपका क्या पढ़ा आपने? आपके फैक्टर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन जो इंक्रीज करते हैं, विटामिन डी करता है, पीटीएच इंक्रीज करता है, ठीक हो गया। इंटेस्टाइनल पीएच एसिडिक इंक्रीज करेगा, हाई प्रोटीन डाइट इंक्रीज करेगी, फाइन, वेरी गुड। अच्छा, आपके वो फैक्टर्स भी होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसका नहीं पता फैक्टर्स का, तो आप अपने मरीजों को ठीक नहीं कर सकेंगे। अगर आपको कैल्शियम मेटाबॉलिज्म नहीं आता, आपके पास रोजाना कम से कम 3 या 4 मरीज आएंगे रिलेटेड टू कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। आपके पास रोजाना औरतें आएंगी जो कहेंगी कि हमारी हड्डियों में, पट्टों में दर्द होती है। आपके पास रोजाना एक आधा बच्चा आएगा जो टेटनी के साथ प्रेजेंट करेगा, झटके लग रहे होंगे उसको। ठीक है जी, आपके पास रोजाना 50-55-60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग आएंगे जो कहेंगे जी हमें जो है, हमारी हड्डियां जो है वो हमें दुखती है, दर्द होती है, हमारे हिम्मत ताकत नहीं है, आप हमें कोई कैल्शियम का वो लिख दें, सप्लीमेंट लिख दें। सो रिमेंबर, हम कैल्शियम क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहली बात, कैल्शियम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये ऐसा वाहिद मिनरल है जिसमें बचपन से लेके बुढ़ापे तक और ऑल द लाइफ हर एज का पेशेंट आपके पास आएगा रिलेटिंग टू कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। अगर आपको फैक्टर्स इंक्रीजिंग अब्जॉर्प्शन आएंगे, आप उसका इलाज कर सकेंगे। अगर आपको फैक्टर्स डिक्रीजिंग कैल्शियम अब्जॉर्प्शन आएंगे, आप उसका इलाज कर सकेंगे। अगर आपको ये दोनों ना आए, तो आप कैल्शियम वाला जो मरीज है उसका इलाज नहीं कर सकेंगे। अगर आपको मेनोपॉज, ईस्ट्रोजन डिफिशिएंसी के नहीं वो पता चलेगा कि ये क्या करते हैं, आपका मरीज नहीं ठीक होगा आपसे, राइट? अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता कि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम कितने फॉर्म्स में है, आयनाइज्ड है, कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन बाउंड है, आप अपने मरीजों का इलाज नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो मरीज भी आएंगे जिनके अंदर एल्बुमिन की कमी होगी। एल्बुमिन, जब एल्बुमिन की कमी होगी ना इनको, तो इनका कैल्शियम भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्बुमिन कम है, जाहिर है, तो कैल्शियम भी कम बाइंड करेगा उसके साथ। सो रिमेंबर, you know your calcium, you will will be able to treat many diseases. बहुत सारे मसलों का आप हल निकाल सकेंगे। So please, first year, don't ever underestimate minerals को कभी भी underestimate ना करना for this reason. तो आपके factors in affecting absorption, number 1, number 2 आपने ये भी पढ़ दिया। अब आ गया factors decreasing calcium absorption। ठीक है जी, खुदा ना खास्ता कोई मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है और हाजमा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है, राइट? फैटी एसिड्स आर नॉट अब्सॉर्ब प्रॉपर्ली, तो फैटी एसिड्स क्या करेंगी? जीआईटी के अंदर फैटी एसिड कैल्शियम के साथ मिलके तो इनसॉल्युबल कैल्शियम सोप्स बना देंगी। जब इनसॉल्युबल कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बन गया तो कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आप मरीज का जब इलाज करेंगे तो उसको कहीं मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम तो नहीं है। आप इसको देखना पड़ेगा। फाइटिक एसिड ये कैल्शियम सॉल्ट के साथ इनसॉल्युबल बना देते हैं,
ऑक्सलेट्स आपके इसके अंदर होते हैं वेजिटेबल्स के अंदर, ये भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। सो phytates and oxalates are present in vegetables. They decrease the absorption of calcium by making insoluble calcium oxalates या phytates. अच्छा, नंबर 4, आपके तमाम जो मिनरल्स हैं इन सारों की कुश्ती होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है जी। सारों की आपस में कंपटीशन होती है। फॉस्फेट अगर ज्यादा होगा कैल्शियम कम अब्सॉर्ब होगा, मैग्नीशियम ज्यादा होगा कैल्शियम कम अब्सॉर्ब होगा, ठीक है। आयरन अगर ज्यादा होगा वो भी कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन को कम करेगा, एंड वाइस वर्सा। कैल्शियम और फॉस्फेट, अब चूंकि दोनों ऐसे ही हैं जैसे आपकी दो उंगलियां, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर। इंडेक्स फिंगर आपकी कैल्शियम है और आपकी मिडिल फिंगर आपका फॉस्फेट है। इसका जो आइडियल रेशियो है वो 1:1 होना चाहिए, तब ये दोनों कैल्शियम अब्सॉर्ब होगा, राइट। और ना तो इसको 1:2 होना चाहिए, ना इसको 2:1 होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। सो रिमेंबर, मिनरल्स दे compete with each other for the absorption. आखिरी कैल्सिटोनिन, याद है कैल्सिटोनिन जो इनको एंटेगनाइज करता है। किसको एंटेगनाइज करता है? आपके पीटीएच को एंटेगनाइज करता है, राइट। पीटीएच के फंक्शन को वो नल एंड वॉइड करता है, और जब वो एंटेगनाइज करता है पीटीएच को तो विटामिन डी की फॉर्मेशन को भी कम कर देता है, राइट। तो कैल्सिटोनिन विल डिक्रीज योर ब्लड कैल्शियम लेवल। तो अब तक फर्स्ट ईयर हमने क्या पढ़ा? व्हाट हैव वी सीन सो फार? कैल्शियम, वापस पीछे चले जाए, वापस गो बैकवर्ड। हमने कैल्शियम के फंक्शंस देखे, हमने कहा कि इसके ये फंक्शंस हैं। फिर ये आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मिनरल इज कैल्शियम। आपने अपनी जो है ना अर्ली जिंदगी में 20-25 साल से पहले कैल्शियम को प्रॉपरली खा लेना है। पॉजिटिव नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस, डाइटरी सोर्सेज आपने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। रिकमेंडेड कैल्शियम, फिर बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन 1.25 किलो, उसमें से 99% आपकी हड्डियों के अंदर है। फिर आपके 3 फॉर्म्स हैं, आयनाइज, कॉम्प्लेक्स विद एनायंस एंड प्रोटीन बाउंड। इन तीनों को मिला के 9 to 11 आपका रेंज बनता है। एक्सेस ऑफ कैल्शियम इज डिपॉजिटेड इन योर टिश्यूज। और याद रखें, आपकी जिंदगी में एक वक्त आएगा कि आप एक एक्सरे देखेंगे, एब्डोमिनल एक्सरे, और एब्डोमिनल एक्सरे के अंदर आपको एब्डोमिनल एओर्टा नजर आएगा। उस एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर आपको एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक नजर आएगा, और दैट एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक जो होगा वो कैल्शियम की वजह से ओपेक होगा, और आपको कैल्शियम की डेपोजिशन एओर्टा में नजर आएगी। सो डोंट अंडर एस्टिमेट कैल्शियम या मिनरल्स, दे प्ले अ वेरी ग्रेट पार्ट इन योर लाइफ। अब्जॉर्प्शन में आपने देख लिया इसको कि आपकी अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है। जीआईटी में कैल्बाइंडिन का रोल, विटामिन डी का रोल, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो यहाँ पे दिए हैं ये इनका रोल। फिर उसके बाद विटामिन डी पीटीएच एनहेंस करते हैं अब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल एसिडिक मीडियम एनहेंस करता है, और हाई प्रोटीन डाइट अब्जॉर्प्शन को एनहेंस करता है। डिक्रीज करने वाले आपके फैट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ये काम खराब करते हैं। ज्यादा फैटी एसिड का अगर आपने खाना खाया है तो उसके बाद कैल्शियम खाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है जी। दैट इज अ प्रॉब्लम, ये डिक्रीज करते हैं। उसके बाद आपका कैल्सिटोनिन और बाकी मिनरल। सो कैल्शियम एंड बोन हेल्थ, ये याद रखें, आपके बचपन से लेके 20-25 साल के अंदर अंदर आपने बहुत अच्छे तरीके से दूध पी लेना है। ये कैल्शियम आपकी बोन्स में जो जाएगा ये आपके बुढ़ापे में आपका काम आएगा। अच्छा, कैल्शियम की होम्योस्टेसिस कैसे होती है? हाउ इज इट रेगुलेटेड? किस तरीके से कैल्शियम का लेवल ब्लड में नॉर्मल रखा जाता है? कैल्शियम कहाँ से निकाला जाता है और कहाँ इसकी डेपोजिशन का होती है? तो होम्योस्टेसिस आपके 3 करते हैं आपके हार्मोन, बेसिकली विटामिन डी, पैराथायराइड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। दूसरे नंबर पे आपकी बॉडी में 3 टिश्यूज हैं, 3 सिस्टम्स हैं, एक आपका जीआईटी, एक आपका बोन और एक आपका किडनी। तो इन तीनों के दरमियान आपका कैल्शियम की होम्योस्टेसिस होती है, और उन तीनों के दरमियान ये 3 उसकी होम्योस्टेसिस करवाते हैं। तो होम्योस्टेसिस 3 चीजें मिलकर कराती हैं और 3 टिश्यूज के दरमियान में होता है। अब
अब देखें ये डायग्राम, ये जो चीजें आपने विटामिन डी में पढ़ी थी, अगेन ये वही चीज है, नथिंग इज डिफिकल्ट। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। एक आपके पास विटामिन डी होना चाहिए, ये देखें विटामिन डी आ गया, कैल्सिट्रॉल। पीटीएच होना चाहिए, ये भी आ गया, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे कैल्सीटोनिन अगर नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, हम उसको वैसे देख लेते हैं। फिर तीसरा यह है कि आपके पास तीन टिश्यूज होने चाहिए, एक बोन होना चाहिए, एक किडनी होनी चाहिए और एक स्मॉल इंटेस्टाइन होना चाहिए। बस आपकी पूरी रेगुलेशन इसी डायग्राम में कंप्लीट हो जाएगी। आपकी पूरी रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम होमियोस्टेसिस जो है वो इसी डायग्राम में समझ आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट। पीटीएच क्या करता है? जब भी आपका सीरम का कैल्शियम कम होता है, राइट, तो पीटीएच का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाता है। पीटीएच एक्ट्स ऑन टू टिश्यूज, नंबर 1 बोन, नंबर 2 किडनी। पीटीएच जब बोन पे काम करता है तो जब ब्लड कैल्शियम आपका कम होता है तो आपका पीटीएच बोन में से कैल्शियम को निकालता है। यहां से निकालता है, ठीक है जी। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट बोन की ब्रेकडाउन और उसमें से कैल्शियम निकालता है, नंबर 1। नंबर 2, पीटीएच क्या करता है? किडनीज के ऊपर काम करता है और किडनी में से 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। जब उसको एक्टिवेट करता है तो वो किडनी में अंदर क्या होता है, आपका पीछे जो आपका विटामिन इमेच्योर विटामिन डी3 आया होता है वो यहाँ से 1 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेट होके तो मैच्योर कैल्सीट्रियोल बन जाता है, नंबर 1। नंबर 2, पीटीएच जब किडनी के ऊपर काम करता है तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को ज्यादा करता है, कैल्शियम की एक्सक्रीशन को कम करता है और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को ज्यादा करता है। तो आपने अभी तक देखा पीटीएच ने क्या किया? पीटीएच ने बोन में से कैल्शियम को निकाला, किडनी में से कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब ज्यादा किया, एक्सक्रीशन कम की और फॉस्फेट को निकाला। तो आपका पीटीएच जो है तकरीबन हो गया। अब देखिए क्या हुआ, विटामिन डी बन गया आपका। व्हाट विल विटामिन डी डू? विटामिन डी आपका जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन पे, वहां पे कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा, दोनों की। उसके अलावा कैल्सीट्रियोल विल ऑल्सो गो ऑन द बोन और वहां जाके वहां से भी कैल्शियम को निकालेगा। फिर उसके अलावा आपका विटामिन डी, ठीक है जी, उसके और पीटीएच के फंक्शन जो हैं दे आर ऑलमोस्ट द सेम विद रिस्पेक्ट टू द बोन, द किडनी एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। किडनी में से कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को ज्यादा करना और एक्सक्रीशन को कम करना, ठीक है, ये भी। बोन में से कैल्शियम को निकालना, नंबर 2, और स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट को ज्यादा करना। तो आपके सीरम के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो है वो इनकी कंबाइंड एफर्ट से ज्यादा हो जाएगा। सो व्हेनेवर द ब्लड कैल्शियम गोज डाउन, आपका पीटीएच निकलेगा, तो इधर भी काम करेगा, इधर भी काम करेगा, ठीक है। फिर विटामिन डी बनेगा, विटामिन डी इधर भी काम करेगा, इधर भी काम करेगा, और रिजल्टेंट क्या होगा? पीटीएच और विटामिन डी3 की कंबाइंड एफर्ट से ब्लड कैल्शियम जो है वो ज्यादा हो जाएगा। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर? फॉर एग्जांपल अगर देखें, अगर ब्लड कैल्शियम लेवल अगर ज्यादा हो जाए तो व्हाट्स गोना हैपन? आपका थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करेगा कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या करेगा? ये पीटीएच को एंटागनाइज करेगा, ठीक है, विटामिन डी को एंटागनाइज करेगा। तो क्या होगा? कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन जीआईटी से कम हो जाएगी, नंबर 1। कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनीज कम हो जाएगी, नंबर 2। और कैल्शियम की रिलीज फ्रॉम द बोन ये कम हो जाएगी, नंबर 3। और आपका क्या होगा? ब्लड कैल्शियम लेवल दोबारा वापस नॉर्मल पे आ जाएंगे, दे विल कम बैक टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। सो हाई ब्लड कैल्शियम के रिस्पॉन्स में कैल्सीटोनिन आया और उसने विटामिन डी और पीटीएच के तमाम एक्शंस को एंटेगनाइज किया और कैल्शियम लेवल को कम कर दिया। ऑन द अदर हैंड, अभी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अगर कैल्शियम कम हो जाता है तो पीटीएच ज्यादा आएगा ब्लड के अंदर, इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द किडनीज। यहाँ से विटामिन डी3 को वो करेगा, वो मैच्योर करवाएगा, यहाँ से कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को कराएगा ज्यादा, एक्सक्रीशन को कम करवाएगा और फॉस्फेट को निकालेगा। फिर उसके बाद आपका विटामिन डी आया और वो आपका पीटीएच टुगेदर आया, तो वो क्या करेंगे? ये बोन को ब्रेक डाउन करेंगे। पीटीएच एंड विटामिन डी दोनों बोन को ब्रेक डाउन करेंगे और दोनों जो है
वो ब्लड के अंदर कैल्शियम को ज्यादा कर देंगे और ये कैल्शियम आपका जीआईडी में से भी आया होगा, किडनी में से भी आया होगा और बोन में से भी आया होगा। सो दिस इज द कैल्शियम होमियोस्टेसिस। आपने अभी भी रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम होमियोस्टेसिस पढ़ी और आपने कहा कि आपका विटामिन डी, पीटीएच और कैल्सिटोनिन 3 हार्मोन्स हैं और ये 3 हार्मोन्स आपके 3 टिश्यूज पे काम करते हैं, बोन, किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दे रेगुलेट द लेवल्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है जी, सीआर, डीआर, जीआर अपने अटेंडेंसेस पूरी कर लें बेटा। ठीक है जी, तो जी सर ले लिया अटेंडेंस। ठीक है, थैंक यू। तो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। तो कैल्शियम, आपके मिनरल्स आर एज इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर विटामिन्स। ठीक है, और विटामिन और मिनरल्स की कमी से बहुत सारी बॉडी के अंदर जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। दैट इज आल्सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह।